नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और सबसे पहले आपके लिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 107 नाम हैं, जिनमें से 105 कैंडिडेट पहले और दूसरे चरण के चुनाव के हैं। इस लिस्ट से बीजेपी ने 83 सिटिंग विधायकों में 63 को टिकट दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से टिकट दिया गया है। आज दिल्ली में गोवा और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। बैठक बीजेपी मुख्यालय में होगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने राज्य में विधानसभा चुनाव को कुछ दिन के लिए टालने का अनुरोध किया है। इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को होने वाले चुनाव को कम से कम 6 दिन के लिए टाल दिया जाए। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने इन राज्यों में 22 जनवरी तक सभी चुनावी रैली और रोड शो पर पाबंदी लगाई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। हेट स्पीच के मामले में पुलिस ने हरिद्वार से यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया है। महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप है। इससे पहले इस मामले को लेकर पुलिस ने जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया था। देश में कोरोना वायरस के केस में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 2,68,933 नए केस आए हैं और इसके साथ ही देश भर में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 14,17,820 हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,211 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना से नए मामलों में 16.7% अकेले महाराष्ट्र में मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा डेल्टा वेरिएंट के मरीज हैं, जबकि 32% मरीज ओमाइक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,661 नए मामले सामने आए हैं। 11 लोगों की मौत हुई है। यहां कोरोना सक्रिय मामले 77,518 हैं, तब पूरे शहर में 31 और पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में शनिवार को कमी आई है। दिल्ली में शनिवार को बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 20,718 नए मामले आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से 30 लोगों की मौत भी हुई है। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 29.21% थी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि अस्पताल में पिछले 5-6 दिनों से एडमिशन नहीं बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की पीक है और अब केस का कम होना शुरू हो जाएंगे। दिल्ली में आज भी कोरोना कर्फ्यू जारी है। हालांकि मेट्रो पिछली बार की तरह इस बार भी जारी रहेगी। चुनाव से पहले स्पेशल टास्क हरिद्वार में रेड की है, जहां बड़ी मात्रा में कैश करीब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की पुरानी करेंसी मिली है। वहीं आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही टैक्स चोरी, ब्लैक मनी, हवाला को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। मानसा सीट से सिद्धू मूसेवाले को टिकट दिए जाने पर पंजाब कांग्रेस में बड़ी बगावत शुरू हो गई है। गोगोवाल परिवार और उनके वर्करों ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। वो जल्द ही अपने इस्तीफा हाईकमान को भेजेंगे। मूसेवाल टिकट मिलने के बाद गुरुद्वारा में माथा टेकने भी पहुंचे थे। करीब 30 महीनों से सीतापुर की जेल में बंद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान सलाखों से बाहर आ गए हैं। 43 मामलों में रामपुर कोर्ट से रिहाई आदेश आने के बाद जेल प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई करते हुए रिहा किया। अलवर में नाबालिग के साथ दरिंदगी मामले में सीएम गहलोत ने बीजेपी को घेरा है। गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, बलात्कार की बात से परिवार वालों पर क्या बीतती है, इसकी चिंता किए बगैर अलवर के मामले में बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए घिनौना प्रचार कर रही है, जो बेहद निंदनीय है। उत्तर प्रदेश में कैराना विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हसन को सख्त गैंगस्टर कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। 6 फरवरी 2021 को पुलिस प्रशासन ने नाहिद हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया था। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई। हालांकि जिला प्रशासन ने अब तक की मौत की वजह की पुष्टि नहीं की है। इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है। पूरे मामले की जानकारी के बाद मामले की जांच खुद डीएसपी शिबली नोमानी के नेतृत्व में हो रही है। साउथ अफ्रीका में मिली टेस्ट सीरीज की हार के बाद विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया है। विराट कोहली इससे पहले T20 और वनडे की कप्तानी छोड़ चुके हैं। संभल में चालान काटने पर युवक ने धमकी दी। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। वायरल वीडियो में बाइक सवार युवक पुलिसकर्मी को धमकाते हुए कहता है कि जितना बड़ा का चालान काटना है काट लो, अभी तुम लोग मनमानी कर रहे हो, लेकिन जब सरकार आएगी तो वक्त बताएगा। शराबबंदी पर बीजेपी ने सीएम नीतीश पर निशाना। नीतीश कुमार की शराबबंदी के फैसले का कागजी फैसला बताया। बीजेपी ने कहा कि राज्य में लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही।
देश भर में ठंड लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में अभी शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला। ज्यादा ठंड बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी शीतलहर जारी रहेगी। चीन और ईरान के बीच एक बार फिर न्यूक्लियर डील को लेकर बैठक हुई। चीन ने अमेरिका पर दोबारा दोष लगाया। कहा, अमेरिका ने ईरान के साथ परमाणु समझौते पर फिर से बातचीत करने के प्रयासों में कठिनाइयां पैदा की। सर्बिया में लिथियम की खदान की योजना के खिलाफ प्रदर्शन। बोस्निया के बॉर्डर के पास लोगों ने बैनर दिखाते हुए धरना दिया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने सर्बिया के कई हिस्सों में सड़कें बंद की। बढ़ती ठंड के बीच अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में स्नो स्टॉर्म का खतरा। मौसम विभाग ने स्टेट में तूफान का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से घर पर रहने की अपील की है। फ्रांस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वैलेरी पेक्रेसी ने ग्रीस के सामोस आइलैंड का दौरा किया। लोगों से इस संबोधन के दौरान कहा कि यूरोप एक मजबूत शक्ति बनना चाहता है। सुरक्षित सीमाओं के बिना कोई मजबूत शक्ति नहीं है। बेल्जियम के एक नागरिक को बोलीविया के सांता क्रूज शहर से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल व्यक्ति एक छात्रावास के महिला मालिक के साथ मारपीट कर रहा था। स्थानीय मीडिया के अनुसार व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक अदालती सुनवाई का इंतजार है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और एक दिन में जो आंकड़े सामने आए हैं उससे देखकर ऐसा लगता है कि देश तीसरी लहर के पीक की ओर आगे बढ़ चला है। देश में कोरोना वायरस के नए केसों में लगातार इजाफा हो देखने को मिल रहा है। शनिवार का जो आंकड़ा सामने आया उससे ऐसा लगता है कि कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक की ओर बढ़ रही है। देश भर में 2,68,933 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही देश भर में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 14,17,820 हो गई है। राहत की बात यह है कि इस एक दिन में 1,22,684 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। बीते एक सप्ताह तक केसों में तेजी से इजाफा देखने को मिला था और नए केस मिलने का आंकड़ा 1 लाख से बढ़कर 2.5 लाख तक पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना वायरस को लेकर भारत के लिए चेतावनी जारी की है, वो डर पैदा करने वाली है। यूएन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर यानी डेल्टा वेरिएंट से अप्रैल से जून के बीच में करीब 2.5 लाख लोगों की मौत हुई और अर्थव्यवस्था पर काफी नकारात्मक असर पड़ा था। देश में अलग अलग राज्यों में ओमाइक्रॉन के एक दिन में 6,000 से ज्यादा केस मिले हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के मरीजों से ज्यादा डेल्टा वेरिएंट के मरीज ज्यादा मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मुहैया कराए गए आंकड़ों से साफ पता चलता है कि ओमाइक्रॉन से ज्यादा डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए केस दर्ज करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र टॉप पर है। यहाँ कोरोना के 43,211 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के नए मामलों में 16.7% अकेले महाराष्ट्र में मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा डेल्टा वेरिएंट के मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 4200 से ज्यादा नमूनों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 68% डेल्टा के मरीज मिले हैं, जबकि 32% मरीज ओमाइक्रॉन से संक्रमित पाए गए। मुंबई में कोरोना के 10,661 नए मामले सामने आए हैं और 11 लोगों की मौत हुई है। यहाँ कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 73,518 है। इस बीच पुणे नगर निगम क्षेत्र में कोरोना के 5,705 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 31,907 पहुंच गई है। इधर पुणे शहर में 31 और पुलिस मरीजों कोरोना से संक्रमित हुए हैं। शहर में संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि वैक्सीन का काम संक्रमण रोकने से ज्यादा संक्रमण की गंभीरता को रोकना है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के मामले में अब कमी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की माने तो अब मामले बहुत तेजी के साथ घटेंगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में शनिवार को कमी आई है। दिल्ली में शनिवार को बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 20,718 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 30 लोगों की मौत भी हो गई है। नए आंकड़ों के साथ दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 93,407 हो गई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 30.64% है, जबकि शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 24,383 नए मामले सामने आए थे और 34 मरीजों की मौत हुई थी। वहीं गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 28,867 नए मामले सामने आए थे और
31 लोगों की जान गई थी। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 29.21% था। हालांकि दिल्ली में कोरोना के मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि दिल्ली में पिछले 5-6 दिनों से एडमिशन नहीं बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में अभी भी करीब 85% बेड खाली पड़े हैं। बता दें कि दिल्ली में लगातार दूसरे दिन संक्रमण दर 30.64% है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की पीक है और अब केस कम होना शुरू हो जाएंगे। वहीं दिल्ली में उत्तराखंड और गोवा के टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी कोर समिति की बैठक है। आज शाम 5 बजे ये बैठक हो रही है। आज दिल्ली में गोवा और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। बीजेपी की यह बैठक शाम को 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी। गोवा में टिकटों के बंटवारे के मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि भी शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी JP नड्डा, संगठन महामंत्री BL संतोष भी शामिल होंगे। वहीं उत्तराखंड को लेकर भी बैठक होनी है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भी उत्तराखंड को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें विधानसभा चुनाव में रैली, जनसभा से प्रचार पर रोक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति केंद्र, बूथ और पन्ना प्रमुख के स्तर पर चुनाव प्रचार को केंद्रित करने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी संगठन बूथ स्तर पर मजबूत है। पार्टी के पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है, लिहाजा बूथों पर 5-5 कार्यकर्ताओं की कई टीमें बनाई जाए, जो घर घर और गली गली में प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। वहीं बीजेपी ने आखिरकार सभी तरह की अटकलों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। उत्तर प्रदेश चुनाव बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 107 प्रत्याशियों के नाम हैं, जिनमें से 105 कैंडिडेट पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए हैं। इस लिस्ट से बीजेपी ने 83 सिटिंग विधायकों में से 63 को टिकट दिया है। जिन मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं, पार्टी ने उनके स्थान पर कुछ युवाओं और डॉक्टरों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की इस लिस्ट में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से टिकट दिया गया है। पहले अटकलें थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की इस लिस्ट में 10 महिला उम्मीदवार हैं। पहली लिस्ट में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया है। ज्यादातर OBC और दलित को टिकट देकर बीजेपी ने उन आरोपों को मिटाने की अच्छी खासी कोशिश की है, जिसके आधार बनाकर योगी सरकार के मंत्री और विधायकों ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी दलित, पिछड़े और OBC का ख्याल नहीं रख रही। इन आरोपों को पार्टी ने दरकिनार किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीखों को कुछ दिन टालने की मांग की है और इसी के चलते उन्होंने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य में विधानसभा चुनाव को कुछ दिन के लिए टालने का अनुरोध किया है। इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि 14 फरवरी को होने वाले चुनाव को कम से कम 6 दिन के लिए टाल दिया जाए। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पत्र में लिखा है कि 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर राज्य के अनुसूचित जाति समुदाय के कई लोगों के वाराणसी आने की संभावना है। ऐसे में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव को कम से कम 6 दिनों के लिए टाल दिया जाए। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को 86 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें मुख्यमंत्री चन्नी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा और OP सोनी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री चन्नी चमकौर साहिब से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। वहीं रूपनगर जिले की सीट साल 2007 से वो लगातार विधायक हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सिद्धू को एक बार फिर से उनके मौजूदा विधानसभा क्षेत्र अमृतसर पूर्व से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के चलते एक बड़ा फैसला लिया है और चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक सभी तरह की रैलियों पर बैन लगा दिया है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर फिर से एक बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने इन राज्यों में 22 जनवरी तक सभी चुनावी रैलियों और रोड शो पर पाबंदी लगाई है। बता दें कि चुनाव आयोग ने पहले 15 जनवरी तक सभी चुनावी रैलियों पर रोक लगाई थी, लेकिन अब इस फैसले को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
चुनाव आयोग ने ट्वीट करते हुए कहा कि 22 जनवरी 2022 तक सभी फिजिकल रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध बढ़ाया गया है। हालांकि इस दौरान राजनीतिक दल इंडोर हॉल में 50% क्षमता के साथ बैठक कर सकते हैं। इसके अलावा 3 को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है। चुनाव आयोग ने शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों और सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों ने देश में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति और 5 चुनावी राज्यों में इसके ट्रेंड को देखते हुए स्थिति की समीक्षा की है। चुनाव आयोग ने 22 जनवरी को फिर स्थिति की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई है। वहीं हेट स्पीच मामले में यति नरसिम्हानंद को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धर्म संसद में इन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। संसद में दी गई हेट स्पीच के मामले में पुलिस ने हरिद्वार से यति नरसिम्हानंद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत यति ने विशेष समुदाय की महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। यति नरसिम्हानंद जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। इससे पहले इस मामले को लेकर पुलिस ने जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया था और उन्हीं की रिहाई की मांग को लेकर यति नरसिम्हानंद हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर अनशन कर रहे थे। यति नरसिम्हानंद के खिलाफ भी हेट स्पीच के मामले में केस दर्ज किया गया है। फायरब्रांड हिंदू संत यति नरसिम्हानंद अक्सर विवादों में रहते हैं। इससे पहले भी उन पर कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। तो वहीं आखिरकार 688 दिन बाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हो गए हैं। 43 मामलों में रामपुर कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सलाखों से अब बाहर आ गए हैं। 43 मामलों में रामपुर कोर्ट रिहाई आदेश आने के बाद जेल प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई करते हुए अब्दुल्ला को रिहा कर दिया। अब्दुल्ला आजम अपने पिता सांसद आजम खान के साथ कई मामलों में सीतापुर की जेल में 27 फरवरी 2020 से बंद थे। जेल में बंद अब्दुल्ला आजम की रिहाई को लेकर सुबह से जेल के गेट के बाहर हलचल शुरू हो गई थी। लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन इस जमावड़े में जिले के स्थानीय नेता कहीं नजर नहीं आए। लोग इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी करते रहे, लेकिन जानकारों की माने तो चुनाव का वक्त है। ऐसे में लोग मामले से खुद को दूर रखना जरूरी समझ रहे हैं। लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि जब अब्दुल्ला आजम के ऊपर कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो क्या वो चुनाव लड़ने के योग्य हैं? जानकार कहते हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। आज की तारीख में अब्दुल्ला आजम के ऊपर चल रहे मुकदमों के जो हालात हैं, उसके मुताबिक उनके चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। उन्हें अभी तक किसी भी मुकदमे में सजा नहीं हुई है। सभी ट्रायल में हैं और सभी में गवाही चल रही है। वहीं बिहार के नालंदा में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई और अभी भी कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार के बनपुर का ये मामला है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि सभी की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हालांकि जिला प्रशासन ने अब तक मौत की वजहों की पुष्टि नहीं की है और इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। घटना नालंदा के सोहसराय के मनपुर थाना इलाके की है। पूरे मामले की जानकारी के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और मामले की जाँच खुद डीएसपी शिबली नोमानी के नेतृत्व में की जा रही है। बता दें कि पिछले साल दिवाली के दौरान भी पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने की वजह से 3 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर सवाल खड़े हुए थे। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से शराबबंदी कानून की उस दौरान समीक्षा की थी और पुलिस को निर्देश दिया था कि वो पूरे राज्य में सख्ती से शराबबंदी कानून का पालन करे। शराब माफिया और तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन इस सब के बावजूद हालात जस के तस हैं। उधर एक बार फिर से विपक्ष बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठा रहा है। विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी और इससे पहले उन्होंने वनडे और T20 की भी कप्तानी छोड़ दी है।
साउथ अफ्रीका में मिली टेस्ट सीरीज की हार के बाद विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया है। विराट कोहली इससे पहले T20 की कप्तानी छोड़ चुके हैं और वनडे की कप्तानी से उन्हें हटाया गया था। विराट कोहली ने ट्विटर पर एक संदेश जारी कर ऐलान किया है और उन्होंने लिखा है कि पिछले 7 साल से लगातार कड़ी मेहनत और हर रोज टीम को सही दिशा में पहुंचाने की कोशिश रही है। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हर सफर का एक अंत होता है। मेरे लिए टेस्ट टीम की कप्तानी को खत्म करने का यही सही वक्त है। विराट कोहली ने अपने संदेश में लिखा है, सफर में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, लेकिन कोशिश में किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैंने हमेशा 120% देने की कोशिश की है। बोर्ड की ओर से विराट को बतौर टेस्ट कप्तान उनके सफर के लिए बधाई दी गई। बीसीसीआई ने विराट कोहली के बतौर भारतीय टेस्ट कप्तान 40 मैचों में जीत के रिकॉर्ड पर भी बधाई दी है। और यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।